सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में स्मॉल एलिमेंट्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक अरेंजमेंट कंसिडर किया। एक सिलेंडर है थोड़ा छोटे रेडियस का, दूसरा सिलेंडर है थोड़े ज़्यादा बड़े रेडियस का, मतलब दोनों के रो में फ़र्क होगा ना, दोनों का जो रो में फ़र्क है, रेडियस में जो फ़र्क है सिलेंडर के, वो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, वो है स्मॉल, थोड़ा सा फ़र्क है डी रो। अच्छा, मैंने दो एजिमुथल प्लेन कंसीडर किए हैं, एक तो ये ग्रीन कलर में प्लेन नजर आ रहा होगा आपको और एक रेड कलर में प्लेन नजर आ रहा होगा। दोनों एजिमुथल प्लेन्स के बीच में जो एजिमुथल एंगल में फर्क है, फाई में जो फर्क है दोनों के बीच में, वो फाई में जो फर्क है उसको मैं कंसिडर करके चलाऊं, वो बहुत स्मॉल है, डी फाई है। सिलेंडर्स, दोनों सिलेंडर्स को कट किया हुआ है जेड हाइट पर, और जो जेड में दोनों ऊपर के और नीचे के सरफेस में फर्क है, जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, इसको कंसिडर कर रहे हैं हम डी जेड। स्मॉल एलिमेंट्स समझने हमें, इसलिए सारी डायमेंशंस बहुत स्मॉल स्मॉल कंसिडर किया हमने। डी रो क्लियर हो गया होगा आपको, क्या है डी फाई, और डी जेड क्या है ये भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, इसमें तीन स्मॉल एलिमेंट्स होते थे। सबसे पहले अगर हम स्मॉल लेंथ समझें, स्मॉल लेंथ डीएल समझना है हमें। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक चीज इस पर फोकस करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए बी एफ और ई, ये 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, और ओवरऑल पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 पॉइंट है। इनमें से इन चारों पॉइंट्स ए बी एफ और ई की क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, बाकी से कैसे अलग हैं? बाकी से इस तरीके से अलग है कि चारों की चारों ए बी एफ और ई ये ग्रीन वाले एजिमुथल प्लेन पर हैं, जबकि बाकी सारे रेड वाले एजिमुथल प्लेन पर हैं। मींस बाकी सब की बजाय इनका जो एजिमुथल एंगल होगा वो d5 वैल्यू से कम होगा। चारों पॉइंट्स एक ही एजिमुथल प्लेन पे, इसलिए सेम एजिमुथल एंगल होगा। लेकिन अगर मैं बाकी पॉइंट्स की बात करूं सी डी एच और जी की, तो उनका एजिमुथल एंगल इनके एजिमुथल एंगल से d5 ज्यादा होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं बी सी जी और एफ की, इन चारों पॉइंट्स की, तो बचे जो पॉइंट्स हैं ए डी एच और ई, इनसे कैसे डिफरेंस है? इनमें बी सी जी और एच बाहर वाले सिलेंडर पर हैं, जबकि ए डी एच और ई अंदर वाले सिलेंडर पर हैं। तो इन चारों का आपस में रो में डिफरेंस होगा, और वो कितना होगा, डी रो। ऐसे ध्यान देना, ए बी सी और डी नीचे वाले प्लेन पर हैं, जबकि ई एफ जी और एच ऊपर वाले प्लेन पर हैं। तो दोनों के चारों पॉइंट्स के, इन चारों पॉइंट्स के बजाय इन चारों पॉइंट के जेड में फर्क होगा, जो कि है डी जेड। अब अगर मैं कहूं कि ई एफ बताइए और ई एफ वेक्टर बताइए, तो आप ई एफ की लेंथ बोलेंगे, साथ में डायरेक्शन बोलेंगे। देखना, ई से एफ तक जा रहे हैं तो ऊपर वाले सिलेंडर पर आ जा रहे हैं नीचे वाले सिलेंडर से, इसलिए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डी रो डिस्टेंस। दोनों की रो रेडियस में डिफरेंस जो था वो डी रो था, और किस डायरेक्शन में ये रो की इंक्रीज की डायरेक्शन में, इसलिए ए रो बोलोगे। लेकिन ई एफ की जगह एफ ई बोल देता तो माइनस ए रो बोल देते, एफ से ई तक जा रहे होते तो रो डिक्रीज हो रहा होता। क्योंकि चले ध्यान से देखना, अगर इसी की बजाय कोई बोल दे एच जी, तब भी सेम ही बोलेगा। क्या, एच से जी तक जा रहे हैं तो अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर पा रहे हैं, इसलिए डी रो ही है। और ये एरो ही होती है ना, एरो हमने डी रो हमने एरो कैप की डायरेक्शन समझी थी, जेड एक्सेस से बाहर की तरफ निकलते हैं, चाहे फिर इधर बाहर निकल के, चाहे इधर बाहर, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। मीन्स एच जी भी ई एफ के इक्वल होगा, और ए बी भी इसी के इक्वल होगा, ए बी वैक्टर, और इसी के इक्वल होगा डी सी वैक्टर। मींस एरो डायरेक्शन में। अब याद आ रहा होगा आपको, डीएल जो हम लिखते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते थे तो रो फाई जेड चेंज हो सकता है। अगर रो चेंज हो रहा होगा तो उस डायरेक्शन में जो लेंथ होगी, जो वेक्टर होगा, लेंथ वेक्टर, दैट विल बी एरो कैप, और वैल्यू कितनी होगी उसकी, डी रो होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए ए डी वैक्टर क्या होगा, ए डी वैक्टर। अब हम यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हुए ए से लेकर डी तक जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हम ए से डी तक जा रहे हैं तो अंदर वाले सिलेंडर पर ही हैं, इसलिए रो में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि हम नीचे वाले सरफेस पर ही हैं, इसलिए जेड में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ए से डी तक जाने का मतलब हो जाएगा ब्लू वाले, ग्रीन वाले एजिमुथल प्लेन से रेड वाले एजिमुथल प्लेन पर जंप करना। और एजिमुथल प्लेन पर जंप कर रहे होंगे तो कितना चेंज हो रहा होगा एजिमुथल एंगल में, मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा होगा ये वेक्टर, a5, और कितना हो रहा है, d5। आप ए डी वेक्टर इक्वल टू ऐसा बोल रहे हो, d5 a5, ऐसा ही बोल रहे होंगे ना आप। अब ये सही है या गलत है, या आगे देखेंगे अभी हम, हो सकता है गलत हो। अगर मैं इसी के बजाय पूछ लूं बी सी वेक्टर, तब भी आप बोलोगे बी से सी तक जा रहे हैं तो रो में कोई चेंज नहीं हो रहा।
जेड में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल फाई में चेंज हो रहा है, इसलिए ये वेक्टर भी कौन सी डायरेक्शन में, ए फाई डायरेक्शन में। कितनी लेंथ का है, क्योंकि बी से सी तक जाने तो फाई में कितने का चेंज हो रहा है एंगल में, डी फाई ए फाई। ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों सेम है, लेकिन इसको सही तरीके से समझने के लिए मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं। टॉप से जब देख रहे होंगे जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही होगी, एक्स एक्सिस ये जा रही है, वाई एक्सिस ये है, अंदर वाला सिलेंडर ये कुछ इस तरीके से और बाहर वाला सिलेंडर ये कुछ इस तरीके से। अंदर वाले सिलेंडर को ये वाला एजिमुथल प्लेन जो ग्रीन कलर वाला है ये ए पर कट कर रहा है और बाहर वाले को बी पर कट कर रहा है। जो रेड वाला एजिमुथल प्लेन है ये अंदर वाले सिलेंडर को डी पर कट कर रहा है और बाहर वाले सिलेंडर को सी पर कट कर रहा है। अगर आप ए से डी तक जा रहे हो तो आप समझ सकते हो फाई में चेंज हो रहा है, इसलिए आप ए फाई डायरेक्शन में ऐसा बोलोगे, ए डी वेक्टर इज ए फाई डायरेक्शन। आप बी से सी तक जा रहे हो तब भी आप बोलोगे फाई में चेंज हो रहा है। बट क्या ये दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम नजर आ रही है, या बी से वेक्टर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ का, ज्यादा मैग्नीट्यूड का, ज्यादा लेंथ का वेक्टर नजर आ रहा है? लेकिन हम अगर इस हिसाब समझ रहे हैं तो सेम बोल रहे हैं इसको। हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना भाई फाई में चेंज हो रहा है डी फाई का, इसलिए डी फाई एफ आई बोल दिया हमने। लेकिन ये जो हमने बोला है ये अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात हो गई। आधा ज्ञान है, अभी हमें सही तरीके से पूरा ज्ञान नहीं है। अगर हम एंगल समझें तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल में चेंज हो रहा है वो भी डी फाई है। अगर आप यहां से यहां तक की बात करोगे तब भी तो एंगल में डिफरेंस जो आ रहा है, चेंज जो आ रहा है, दैट इज डी फाई। लेकिन हमें एंगल से मतलब है या इस लेंथ से मतलब है? अगर इस लेंथ की बात करें तो आप समझ सकते हो ये एक सर्कल जो होता है उस सर्कल का कुछ पार्ट है। सर्कल का ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्क। ऐसा बोलते हैं ना, याद आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा होगा आर्क। हमें इस आर्क का लेंथ चाहिए, ये कितनी लेंथ का है। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला जो होता है, आर्क की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो ये होता है जिस सर्कल का ये पार्ट है, जिस आर्क की लेंथ बात कर रहे हैं हम, उस सर्कल की रेडियस मल्टीप्लाई बाय आर्क का एंगल कितना है। आर्क का एंगल ये थीटा है, रेडियस ये है। अब ध्यान समझना, मैं सेम एंगल थीटा में ज्यादा रेडियस का अगर सर्कल लेकर के उसका पार्ट की बात करूं, सर्कल का पार्ट मींस आर्क, तो अपने आप से आर्क एंगल तो सेम है लेकिन रेडियस बढ़ने के साथ लेंथ बढ़ जाएगी। या मैं रेडियस तो उतनी रखूं लेकिन मैं आर्क एंगल को कम कर देता हूं। अगर मैं रेडियस उतनी रखूं लेकिन आर्क एंगल कम करूं तो देखो लेंथ कम हो रही है। तो ये रेडियस पर भी डिपेंड करेगा और एंगल पर भी डिपेंड करेगा। यहां पर अगर हम देखें तो जो लेंथ कवर हो रही है वो एंगल नहीं बल्कि आर्क की लेंथ है, और आर्क की लेंथ है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी फाई एंगल है उसके साथ साथ रेडियस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगले वाले में एंगल तो डी फाई ही है बीसी में, लेकिन रेडियस रो होगी या रो से थोड़ा सा बढ़ के रो प्लस डी रो होगी, तो रो प्लस डी रो ऐसा कहेंगे। इन जनरल बात करें तो हम जिस भी सिलेंडर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं उस सिलेंडर में एंगल जितना चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई बाय उस सिलेंडर की रेडियस, ऐसा करके बोलना चाहिए। तो आगे से हम कह सकते हैं कि स्मॉल लेंथ में जो कि ए फाई डायरेक्शन में लेंथ होगी वो केवल डी फाई नहीं होगी बल्कि जितना भी रेडियस है जिस सिलेंडर पर हम चल रहे हैं, जिसकी ए फाई डायरेक्शन में चेंज की बात करें, उस सिलेंडर का जो रेडियस है, जनरलाइज कमेंट किया है मैंने। अगर रेडियस रो नहीं, रो से कुछ ज्यादा हो, जैसे रो प्लस डी रो है तो यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां रो लिखने का मतलब है जितना भी रेडियस है वो कह रहे हैं हमें। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगर जेड डायरेक्शन में बात करें, जैसे मैं कहूं सी जी वेक्टर या मैं कहूं बी एफ वेक्टर, ये जो वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स की डायरेक्शन ए जेड डायरेक्शन में और लेंथ कितनी होगी इसकी डी जेड। तो ए जेड डायरेक्शन में तो सीधे सीधे आप कह दोगे डी जेड ए जेड कैप। ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में समझ में आ गया है। ये दोनों पार्ट तो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये किसी को क्लियर नहीं हो रहा हो एक बार वापस से वीडियो में जाकर के वापस से रिपीटेशन मोड में देखिएगा, ये क्लियर होना चाहिए। अगर स्मॉल लेंथ क्लियर हो गए तो स्मॉल सरफेस एरिया और स्मॉल वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो कि वेक्टर, लेंथ तो वेक्टर होता ही है, सरफेस एरिया भी वेक्टर होगा, स्मॉल सरफेस एरिया और स्मॉल वॉल्यूम जो कि स्केलर होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फंडा याद हो रहा होगा उस फंडे से ही। तो चलिए वो देखते हैं क्या बनेंगे इसमें। स्मॉल लेंथ वेक्टर तो हमने समझ लिया है। स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर अब क्या बनेगा उसके लिए फंडा याद आ रहा होगा। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में बात करें तो उस वेक्टर की डायरेक्शन एरो डायरेक्शन में हो सकती है या ए फाई डायरेक्शन में हो सकती है या ए जेड डायरेक्शन में हो सकती है। अगर एरो डायरेक्शन में हम फाइंड करेंगे तो याद आ रहा होगा डीएल अगर हमने समझ लिया है तो फिर हमें याद रखना है डीएल क्या होता था, और अगर वो याद रखना है तो डीएस अगर एरो डायरेक्शन में चाहिए तो एरो के अलावा बाकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स थे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएंगे रो डी फाई डी जेड एरो डायरेक्शन में।
अगर हमें ए फाई डायरेक्शन में चाहिए तो ए फाई को छोड़ के बाकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स डी रो डी जेड। अगर हमें ए जेड डायरेक्शन में चाहिए तो ये दोनों कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रो डी फाई। मतलब किसी एक डायरेक्शन में होगा जो सरफेस एरिया बन रहा होगा, इनमें से कोई सा होगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होगा, और जो स्मॉल वॉल्यूम होता था स्केलर क्वांटिटी वो होता था इस सरफेस के जो तीनों डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करने, ए फाई डायरेक्शन में, ए रो डायरेक्शन में और ए जेड डायरेक्शन में। तो डी रो डी फाई एंड डी जेड ये मल्टीपल हो जाएंगे। अब ये समझने के लिए कौन सा स्मॉल एरिया है तो समझना, हमने डायमेंशन जेड में चेंज की बात की, थोड़ा सा डी जेड, रो में चेंज की बात की, थोड़ा सा जो चेंज हो रहा था डी रो, और फाई में जो चेंज की बात की डी फाई। उसके बीच में जो घिरा हुआ वॉल्यूम है वो है स्मॉल वॉल्यूम। ये ध्यान से देखना, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक ये ब्लू कलर में सिलेंडर नजर आ रहा है, एक ये ब्लैक कलर में जो बड़ा वाला सिलेंडर ऊपर वाला ये नजर आ रहा है, एक ये ग्रीन कलर में एजिमुथल प्लेन है जो यहां से यहां तक है, ये वाला प्लेन, और एक ये रेड कलर में एजिमुथल प्लेन है जो अंदर वाले सिलेंडर से लेके बाहर वाले सिलेंडर के बीच की बात कर रहा हूं मैं। इसके बीच में जो घिरा हुआ वॉल्यूम है उसकी हाइट डी जेड स्मॉल है, उसका फाई में चेंज डी फाई स्मॉल है, उसका जेड में चेंज जो डी जेड था वो स्मॉल है, रो में चेंज जो डी रो। तो बीच में जो घिरा हुआ वॉल्यूम है यही है वो स्मॉल वॉल्यूम जिसकी आप बात करो। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा। देखना है, ये मैं एक सिलेंडर कंसीडर कर रहा था, इसमें एक तो इनर सिलेंडर है और एक आउटर सिलेंडर, दोनों की रेडियस में छोटा सा फर्क है। आप नजदीक से देख सकते हैं, बहुत स्मॉल फर्क नजर आ रहा होगा, डी रो का फर्क है। अगर मैं इसको एक तो यहां से काटूं और एक यहां से काटूं तो दो एजिमुथल एंगल्स पर काट रहा हूं तो बीच में से ऐसे कट जाएगा, और उसकी हाइट भी मैं थोड़ी सी काट करके रख दूं तो जो कट करके ये थोड़ा सा स्ट्रिप बन करके आएगा उसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल वॉल्यूम जो बात कर रहा हूं। चलो ये तो वॉल्यूम बात क्लियर हुई, हमने लेंथ समझ ली थी। अब ये सरफेस एरिया को और समझते हैं कि एरो डायरेक्शन में कौन सा सरफेस होता है। आपको ध्यान होगा कि ये जो सिलेंडर होता है इस सिलेंडर से नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है एरो की, ये डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो अगर कोई कहे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरो डायरेक्शन में जो सरफेस है वो सरफेस है ये वाला, इस सरफेस की डायरेक्शन ही तो एरो है, तो जब कभी इस सरफेस के एरिया की बात करेगा तो वो एरो डायरेक्शन में। मैं अगर अपने डायग्राम में देखूं तो ये दिख रहा होगा आपको, बाहर ये वाला सिलेंडर ब्लैक कलर में जो है, बड़े वाला सिलेंडर जो है, ये जो पार्ट है, ये सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है, ये वाला, ये ऐसे घूमते हुए है तो इसकी डायरेक्शन देखें तो एरो डायरेक्शन में, तो वो ये वाला सरफेस एरिया है। अगर ए फाई डायरेक्शन की बात करें तो देखना ये नजर आ रहा होगा आपको। अगर हम बात करें तो यहां से ये जो सरफेस था, ये जो उधर वाले एजिमुथल प्लेन का ये जो पार्ट था जो उस तरफ झांक रहा था, जो कि ए फाई की डायरेक्शन में, ए फाई ऐसे बढ़ता है ना तो फाई के डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये वाला सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो ये है। और अगर मैं ये ऊपर इस तरह से नजर आ रहा है ये वाला, ये सरफेस एरिया देखें तो ये जेड डायरेक्शन में होगा, ये ए जेड डायरेक्शन में होगा, ये वाला सरफेस एरिया है। ये क्लियर होता होगा। चलिए हम अब समझते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में स्मॉल एलिमेंट्स। याद रखिएगा डीएल समझने पर फोकस करना है हमें, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में, दोनों में आ ही चुका है। स्फेरिकल में जो आएगा वो समझने पर फोकस करना है, समझने के बाद फिर दिमाग में बसा लेना है उसको, फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो बनी जाएंगे फंडे से। चलिए समझते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल एलिमेंट समझने के लिए, यहां पर एक विजुअलाइजेशन करने के लिए जिससे आपको क्लियर हो जाए, मैं मान के चलूं गर्मियों का टाइम है, अभी लॉकडाउन में आपके पास खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, तरबूज भेज रहा हूं मैं अपनी तरफ से आपको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके पास तरबूज भेजूंगा, आप कहोगे ना ये पका हुआ तो भेज रहे हो ना, विश्वास होगा नहीं आपको मेरे ऊपर, नया नया बंदा हूं, जान पहचान है नहीं मुझसे, आप मेरी आपसे और आपकी मेरे मुझसे, तो आप कहोगे एक बार इस तरबूज को चेक कर के देखो कि ये पका हुआ तो है ना, लाल कलर का तो है ना। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं चाकू से चीरा लगाऊंगा, एक चीरा इस तरीके से, एक चीरा इस तरीके से, एक चीरा यहाँ, एक चीरा यहाँ, और नीचे तक इस तरह से काट के बाहर निकाल के आपको स्लाइस दिखाऊंगा। देखो रेड कलर की है ना, पक गया है ना। अच्छा, आपको बाहर से ये ग्रीन कलर का सरफेस नजर आएगा उस तरबूज का, अंदर ये रेड कलर से नजर आ रही होगी। तो बाहर जो आउटर स्फीयर है उसके साथ साथ थोड़ी सी एक थिकनेस होगी जो थोड़ा टाइट होता है और वाइट कलर में होता है,
उसके अंदर फिर ये रेड कलर का एक स्फीयर होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो ये दो स्फीयर है, तो यहां पर मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि तरबूज का जो आउटर स्फीयर है और तरबूज के अंदर जो रेड रेड कलर का स्फीयर है, दोनों के रेडियस में कुछ फर्क होगा, और जो वो फर्क होगा वो आर डायरेक्शन में ही होता है ना, तो मैं मान के चल रहा हूं वो डी आर है। अच्छा, मैंने जो चीरा लगाया, एक तो ऐसे चीरा लगाया, ये वाला एक कोन टाइप से ऐसे बनना होगा, उसका पार्ट लिया मैंने, एक दूसरा सेंटर तक ऐसे जा रहा होगा ना मेरा चाकू, तो ये इस तरीके से दूसरा, तो दोनों के ये दोनों जो कोन बनाया मैंने, दोनों के टिल्ट एंगल्स में थोड़ा सा फर्क है, वो आप कह सकते हैं एक ये वाला कोन था, एक तो ये वाला कोन नजर आ रहा था, एक ये वाला कोन, तो ये फर्क जो है दैट इज डी थीटा। मैं इधर से एक एजिमुथल प्लेन के हिसाब से कट कर रहा हूं और एक दूसरे इधर से कट कर रहा हूं अंदर तक जाते हुए, तो दोनों के एजिमुथल एंगल्स में जो फर्क है, ये दोनों एजिमुथल प्लेन है, इनमें जो फर्क है ये मान के चल रहा हूं मैं स्मॉल है डी फाइव, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डी आर डी थीटा और डी फाइव जो यहां पर होंगे बहुत छोटे छोटे से होंगे, स्मॉल होंगे। अब हम स्मॉल एलिमेंट्स में समझते हैं, सबसे पहले स्मॉल लेंथ। अच्छा, अभी तक हमने अलग अलग डायरेक्शंस के एग्जांपल्स लेते हुए मान के चले थे, तो क्लियर हो गया है ना कि इन जनरल में तो हम सारी डायरेक्शंस कंसीडर करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस में हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, बाकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, जीरो हो जाए, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल रिजल्टिंग डीएल क्या बन रहा है वो कमेंट करके लिखूंगा, सारी डायरेक्शंस के में जो जो चेंज होंगे सभी को लेकर के चलूंगा, सॉरी ए आर, ए थीटा एंड ए फाइव में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ए आर डायरेक्शन में। ए आर डायरेक्शन में कब हो सकता है, अगर ये आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से इस बाहर वाले पॉइंट पर चल करके आता हूं मैं, तो आप कह सकते हो ये सेम कोन पर चल रहा हूं मैं, नीचे वाले कोन पर, बड़े वाले कोन पर चल रहा हूं मैं, थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम एजिमुथल प्लेन पर ट्रेवल कर रहा हूं मैं, फाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर तक आ रहा हूं, इसलिए केवल किस में चेंज हो रहा है, आर में चेंज हो रहा है, इसलिए ये लेंथ ए आर कैप डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे तो रेडियस में जितना चेंज हो रहा होगा, अंदर वाले का रेडियस मान लो 5 मीटर है, बाहर वाले का मान लो 5.2 मीटर, तो 0.2 मीटर होगा, मींस दोनों के रेडियस में जो चेंज हो रहा होगा उतना होगा। तो आप कह सकते हो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर का लेंथ बन रहा होगा वो डी आर बन रहा होगा, कौन सी डायरेक्शन में, ए आर कैप डायरेक्शन में। तो डीएल में अगर ए आर में ही चेंज हो केवल, तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन बाकी में भी कोई चेंज हो सकते हैं, तो बाकी के भी क्या पार्ट हो सकते हैं वो समझने के लिए और एग्जांपल देखेंगे हम। उससे पहले अगर मैं इसके बजाय केस ए वाला लेके चलता तब भी आप सेम यही बोलते, क्योंकि केवल ए आर में चेंज हो रहा है ना। अब फाइव की वैल्यू पहले मान लो 30 थी, अब 60 डिग्री पर चल रहे हैं, लेकिन है तो फाइव फिक्स, सेम 60 डिग्री पर रन कर रहे हैं, सेम कोन पर रन कर रहे हैं, इसलिए थीटा में और फाइव में कोई चेंज नहीं है, केवल आर में चेंज है। ऐसे इसके बजाय कोई ये बोले या ये बोले, केवल आर आर में चेंज है इन केसेस में, तो सबको डी आर ए आर कैप बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता हूं, आप कह सकते हो ये रेड कलर वाला जो स्फीयर है, मींस अंदर वाला जो स्फीयर है, उसी में ट्रेवल कर रहे हैं हम, और उसमें ट्रेवल करते टाइम पे आप कह सकते हो आर में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा होगा, हम इसी वाले एजिमुथल प्लेन पर ऊपर नीचे होने, मींस फाइव में भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन छोटे वाले कोन से बड़े वाले कोन पर आ जा रहे हैं, इसलिए थीटा में चेंज हो रहा होगा, और वो जो चेंज होगा तो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए थीटा कैप डायरेक्शन में होगी। कितना चेंज हो रहा होगा, तो आप कहोगे ये लेंथ फाइंड करनी है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक स्फीयर है अंदर रेड कलर का। ये कौन से कलर का स्फीयर है अंदर वाला, रेड कलर का स्फीयर है, सॉरी ये रेड कलर का स्फीयर है। इस रेड कलर के स्फीयर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो ये बात करूं या ये बात करूं या ये बात करूं, ये सर्कल सी तो होता है ना, ये भी एक सर्कल का पार्ट है। उस सर्कल का ये जो सर्कल दिख रहा होगा आपको रेड कलर में, उस सर्कल का ये एक सर्कल ही तो बनेगा इस साइड में भी, तो उसको मैं इधर से व्यू करूं तो मुझे ऐसे सीधे सीधे सर्कल नजर आएगा, और उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। यहां पर जो सर्कल था उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो क्या ये भी आर्क हो गया। इस रेडियस जो है इस वाले सर्कल की, जिसका ये आर्क है, जिस सर्कल का ये पार्ट है, उसकी रेडियस कितनी है, जो हम कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रेडियस होती है वो स्फीयर की रेडियस होती है। स्फीयर की तो रेडियस थी ना, स्फीयर की जितनी रेडियस होगी उतनी तो इस सर्कल की रेडियस होगी, इस वाले सर्कल की। ध्यान समझना, स्फीयर की जितनी रेडियस होगी, इस सर्कल की बात करो, इस सर्कल की बात करो, इस सर्कल की बात करो, उतनी तो रेडियस होगी। तो आप बोलोगे रेडियस तो जो है वो है आर, और एंगल कितना है, हम एंगल कितना चेंज लेकर के चलना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं तो डी थीटा। याद आ रहा है ना, आर्क की लेंथ होती थी आर्क एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस, इससे पहले हमने समझा था। तो रेडियस तो है आर और एंगल है डी थीटा।
तो ए थीटा कैप डायरेक्शन के अंदर जो लेंथ बनेगा वो ये बन करके आएगा। नेक्स्ट समझिएगा, अगर कोई इसके बजाय इधर की तरफ चल रहा होता तब भी यही बोलता, अगर कोई ऊपर वाले पे चल रहा होता तो बस फर्क ये होता कि रेडियस की वैल्यू आर प्लस डी आर पुट कर देता, थोड़ी ज्यादा रेडियस होती, थोड़ी ज्यादा रेडियस होती तो लेंथ भी ज्यादा बन जाती ना, मल्टीपल में ये ज्यादा आ रहा होता दिखाई के साथ, एंगल तो सेम है लेकिन मल्टीपल ज्यादा हो जाता तो वैल्यू ज्यादा बन जाती। इसलिए हम जनरली तो ये कहेंगे रेडियस आर ले लेते हैं हम, स्फीयर की रेडियस बन रही है क्योंकि ये, अब जैसा भी स्फीयर है, छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर, जितनी रेडियस है वो पुट कर देंगे। इसकी जनरल बात करें तो आर डी थीटा ऐसा कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझना, लेंथ का ही अगर हम ए फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा ये समझना चाहें तो देखना, इसके लिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैं यहां से यहां चल रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा हूं तो ऊपर वाले स्फीयर में ही ट्रेवल कर रहा हूं, इसलिए आर में कोई चेंज नहीं हो रहा। मैं इस छोटे वाले कोन में ही ट्रेवल कर रहा हूं, इसलिए थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा। केवल किस में चेंज हो रहा है, एजिमुथल प्लेन इस वाले से दूसरे वाले एजिमुथल प्लेन पर जंप कर रहा हूं, इसलिए फाई में चेंज हो रहा है। इसलिए आप ए फाई कैप डायरेक्शन में है ये वेक्टर ऐसा कहोगे। और कितना कहोगे तो आप कह सकते हो ये एक सर्कल दिख रहा होगा, ये वाला, इस सर्कल का आर्क है ये ऊपर सर्कल। अच्छा, मैं यहां के बजाय यहां पे आ रहा होता तो ये सर्कल थोड़ा बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से था कि जो ये कोन बन रहा था, इस कोन का ये सर्कल था। अगर मैं नीचे वाले कोन पर आऊंगा तो ये थोड़ा बड़ा बन रहा होगा, तो ये सर्कल भी थोड़ा सा बड़ा बन रहा होगा। ठीक है, जहां मैं इसी एंगल से उस एंगल तक रहा हूं, तो इस वाले केस के बजाय दूसरे वाले केस में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा बनेगा, बड़े वाले में थोड़ा ज्यादा बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस वाले सर्कल का ये पार्ट चाहिए, और सर्कल का पार्ट इज द आर्क, मींस आर्क का लेंथ चाहिए, और आर्क का लेंथ मतलब रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। एंगल जो यहां से देखें यहां तक की बात करोगे आप मान लो ये कह सकते हो इस सर्कल का सेंटर है, तो यहां से यहां तक ये एंगल तो ये बन रहा होगा, रेडियस है। लेकिन अगर इस वाले के लिए बात करोगे तो इस सर्कल का सेंटर ये है, तो यहां पर जो रेडियस बन रही होगी वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, एंगल तो उतना ही है, उसी पॉइंट से उसी एजिमुथल प्लेन से दूसरे एजिमुथल प्लेन पर जा रहे हैं, एंगल सेम है। रेडियस क्या होगी अब इसकी देखना, रेडियस आर नहीं होगी इसकी, आर तो जो थी वो स्फीयर की रेडियस थी। आर तो जैसे अगर मैं कोन अगर ये कंसीडर करूं, ये जो थी ये तो स्फीयर का ही पार्ट होगा ना, ये जो थी ये थी आर, लेकिन मुझे चाहिए ये रेडियस। अच्छा, ये एंगल थीटा अगर है तो आप कह सकते हो कि आर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा तो होगा, लेकिन रेडियस है ये वाली, तो आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ध्यान समझना, आर तो यहां पे भी उतना ही रहेगा, यहां पे भी उतना ही रहेगा, क्योंकि स्फीयर के ऊपर तक पहुंच रहे हैं आप, रेडियस आर होगी। अगर इस वाले केस में बात करोगे तो थीटा थोड़ा कम है, तो आर इंटू साइन थीटा में थीटा थोड़ा कम है। अगर इस वाले केस में बात करोगे तो आर इंटू साइन थीटा में थीटा थोड़ा ज्यादा है, थीटा ज्यादा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो अपने आप से ये रेडियस ज्यादा होगी और ये वाली रेडियस कम हो रही थी। तो आप ये कह सकते हो यहां पर रेडियस की जो वैल्यू बन रही है वो आर तो थी स्फीयर की रेडियस, मतलब ये वाली लेंथ, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कर दिया तो ये रेडियस आ गई, तो आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एक्चुअल में रेडियस बनी उस सर्कल की जिस सर्कल की हम बात करें। अगर हम नीचे वाले में जा रहे होंगे तो सर्कल की, क्योंकि थीटा ज्यादा बन रहा होगा, कोण बड़ा हो गया, तो अपने आप से रेडियस ज्यादा हो जाएगी, तो आर साइन थीटा उस साइन थीटा से बढ़ करके आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हुआ रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। एंगल की बात करें तो फाई में जितना चेंज हो रहा है दैट इज डी फाई। तो ये हो गया ओवरऑल स्मॉल लेंथ के तीनों डायरेक्शंस में कंपोनेंट। अब किसी स्पेशल केस में हो सकता है केवल ए आर डायरेक्शन में चेंज हो, ये जीरो हो जाएंगे, या किसी पर्टिकुलर जिसमें चेंज होगा, जिसमें नॉन चेंज हो रहा होगा उनको जीरो कर देंगे, नॉन चेंज वाले को जिसमें चेंज हो रहा होगा अकॉर्डिंगली ऐसा कहेंगे। ये स्मॉल लेंथ हमने समझ लिया है। अगर स्मॉल लेंथ समझ लिया तो स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल वॉल्यूम तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं क्या बनेगा। अगर हम स्मॉल सरफेस एरिया की बात करें तो ए आर डायरेक्शन में चाहिए, समझा हुआ था हमने, ए आर डायरेक्शन में चाहिए तो बाकी डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर की टोटल पावर आर स्क्वायर हो जाएगी, साइन थीटा डी थीटा यहां से और डी फाई यहां से, ये हो जाएगा। अगर हम ए थीटा कैप डायरेक्शन में बात करेंगे तो इसको छोड़ के बाकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो हो जाएंगे आर डी आर, आर साइन थीटा डी आर और डी फाई। अगर हम ए फाई डायरेक्शन बात करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर डी थीटा ए फाई डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये वॉल्यूम हो जाएगा जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, स्मॉल सरफेस एरिया और स्मॉल लेंथ। ये अब हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में स्मॉल एलिमेंट्स समझ लिए हैं।
अब इन स्मॉल एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में, जैसे किसी फंक्शन का किसी के रेस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेशन होता है, तो लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है, या स्मॉल सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो सकता है, या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो सकता है। तो वेक्टर्स के इंटीग्रल इन्हीं स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अब हमें वही समझना है। इस लेक्चर के स्टार्ट में भी बोले थे मैंने क्या समझने वाले हम बात, तो हम वो डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।